प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको हाइड्रोजियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राउंड वाटर के असेसमेंट से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको ग्राउंड वाटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उसका इंट्रोडक्शन और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी जानकारियाँ आपके साथ साझा की थी। आज के इस व्याख्यान में ग्राउंड वाटर असेसमेंट यानी भूमिगत जल का जो आकलन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में भूमिगत जल का उपयोग भारत के सभी प्रदेशों में, चूँकि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सरफेस वाटर बॉडीज़ बहुत कम मात्रा में हैं और जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं सरफेस के ऊपर, तो उसके बावजूद भी वहाँ पर भूमिगत जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्राउंड वाटर का उपयोग जहाँ ये पोर्टेबल होता है, पीने योग्य, तो वाटर सप्लाई स्कीम्स में इसका उपयोग किया जाता है, डोमेस्टिक पाइपलाइंस के माध्यम से। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इसका खूब उपयोग होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा इरिगेशन जो है उसमें भी ग्राउंड वाटर का हम भरपूर उपयोग करते हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल, इरिगेशन और डोमेस्टिक सेक्टर्स में इसकी ज़्यादा डिमांड होने पर इसके ऊपर भारी दबाव पड़ा है और ओवर एक्सप्लॉयटेशंस की कंडीशंस के कारण ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आज की तारीख में खतरे के लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर हम कहें कि ग्राउंड वाटर एमरजेंसी के हालात हो गए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया, इनको बनने में बरसों लगते हैं, लेकिन हम इसको खपाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। इसलिए अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम करना शुरू नहीं किया, तो जैसे कि हम अभी चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं, वैज्ञानिक चिंता जाहिर करते आ रहे हैं कि पृथ्वी की कोख में हमने भूमिगत जल को पूरा सुखा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर वर्ष मानसून आता है। मानसून के साथ देश के विभिन्न भागों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा का बरसात का आंकड़ा हम हमेशा देखते आए हैं, अखबारों में भी आते हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो समय समय पर आंकड़े जारी करता है और बताता है कि मानसून में कितना बारिश हुआ, नॉर्मल कितना होना चाहिए था। जो एक मानसून से पहले प्रेडिक्शंस आता है IMD का, उसमें वो जैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि मान लीजिए 400 mm बारिश होगी उदाहरण के लिए, तो मानसून के दौरान, मानसून की अवधि जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों की, उन 4 महीनों में लगातार पीरियोडिकल डाटा आते रहते हैं कितनी बारिश होगी। अब इसमें जैसे जितना प्रेडिक्ट किया उसका अगर 100% मानते हुए अगर हम देखें, तो उसमें अगर 5% कम या ज़्यादा है जितना प्रेडिक्ट किया था, यानी 95% या 105%, तो उसको हम नॉर्मली मानते हैं। लेकिन अगर उससे 5% से ज़्यादा कम हो गया
तो फिर उसको हम बिलो एवरेज मानते हैं, और 5% से ज़्यादा अधिक हो गया तो उसको हम अतिवृष्टि मानते हैं। ये बरसात का पानी, मानसून, ये हमारे, चूँकि हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि प्रधान हमारा देश है, तो मानसून इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है। और ये इकोनॉमिक्स को ही नहीं प्रभावित करता, जितना पानी बरसता है उसमें से अधिकतर पानी व्यर्थ चला जाता है रन ऑफ होके, लेकिन फिर भी बहुत अधिक मात्रा में जो पानी बरसता है वो नीचे इनफिल्ट्रेट होकर, जैसे मैंने पहले व्याख्यान में भी बताया, वो नीचे ज़मीन के सतह के नीचे इनफिल्ट्रेट होकर नीचे जो एक्वीफर्स हैं, जो जलप्रद चट्टानें हैं, उनमें जाकर एकत्रित हो जाता है और जल, भूमिगत जल का संचय या उसका रिसोर्सेज का एक भंडार बनाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसको संचित होने में, रिजर्वर में जाकर इकट्ठा होने में, बनने में बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन जिस गति से हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये आज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का जो एक इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इन सब से कैसे इसको समझा जाए, इसके बारे में ये है कि हम ग्राउंड वाटर असेसमेंट के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज के इस व्याख्यान में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। वाटर द बेसिस ऑफ लाइफ एंड ए नेचुरल गिफ्ट टू द इनहेबिटेंट्स लिविंग ऑन दिस प्लेनेट आर नेसेसरी फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज़। पृथ्वी पर, चूँकि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा, अभी आज की तारीख में एकमात्र ऐसा ग्रह हमारा पृथ्वी का ग्रह जिस पर कि पानी उपलब्ध है और उसका हम उपयोग करते हैं। हमारी फ्लोरा, फाउना, हमारी खुद की रेस, इन सब को पानी की उपयोगिता और पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी है, और ये क्यों आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं। ऑफ वर्ल्ड्स टोटल वाटर रिसोर्सेज अबाउट 97.2% आर साल्ट वाटर। पृथ्वी पर जितना भी पानी मिल रहा है, उपलब्ध है, उसका 97% तो साल्ट वाटर है, जो कि हम ज़्यादातर जिसका उपयोग नहीं कर पाते। एंड ओनली 2.8% आर फ्रेश वाटर। केवल लगभग 3% ऐसा पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में शामिल करते हैं। आउट ऑफ दिस 2.8%, अबाउट 2.2% इज सरफेस वाटर। ये लगभग जो 2.8 या जो रफ अगर हम 3% मान लें, तो उसमें से 3% में से 2.2 तो सरफेस वाटर के रूप में अवेलेबल है, एंड द रिमेनिंग 0.6% इज एज ग्राउंड वाटर। तो आप देखिए, पृथ्वी के टोटल वाटर रिसोर्सेज का 97% तो साल्ट वाटर है, 2.8% या 3% के आसपास फ्रेश वाटर है, उसमें से भी लगभग 2.2 तो सरफेस वाटर है, और 0.6% जो है उसका वो ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। अब हम अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ लेट 60s led to the pressure on utilization of groundwater resources, and conditions since then further worsened. In 1901 यानी 1901 में वाटर अवेलेबिलिटी इन द कंट्री वाज 8192 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। यानी 1901 में हमारे देश में पर कैपिटा जो पानी की उपलब्धता थी वो 8192 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा थी, जो 2001 में जाकर घटती हुई 1820 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हो गई। कितना ड्रास्टिक चेंज है ये देखिए। इन 1901 वाटर अवेलेबिलिटी इन द कंट्री वाज 8192 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा, विच रिड्यूसेस टू 1820 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा आफ्टर 100 ईयर्स इन ईयर 2001। यानी 100 साल में कितना नीचे आ गया। एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 1140 क्यूबिक पर कैपिटा बाई ईयर 2050। 2050 में हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो 2001 में 1820 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा था वो घटकर 1140 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हो जाएगा, अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 1450 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। यानी 2050 में जो डिमांड होगी वो होगी 1450 क्यूबिक मीटर की, और अवेलेबल होगा 1140 क्यूबिक मीटर।
इट शोज दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वाटर एमरजेंसी। ये हमको समझना होगा। वाटर इज ए फंडामेंटल रिसोर्स फॉर लाइफ। Sustainable development and efficient management of this scarce resource has become a challenge in India. Increasing population, growing urbanization, and rapid industrialization combined with the need of raising agricultural productions generate competing demands for water. Groundwater has steadily emerged as the backbone of India's agriculture and drinking water security. Contribution of groundwater is nearly 62% in irrigation. इरीगेशन में 62% इसकी सहभागिता है। 85% in rural water supply and 45% in urban water supply. गाँवों में जो पानी की सप्लाई हो रही है पीने के लिए उसमें 85% और शहरों में जो हो रही है उसमें 45% कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर का है। Groundwater is an annually replenishable resource, but its availability is non-uniform in space and time. It is the quantity of groundwater available in the zone of water level fluctuation, which is replenished annually with rainfall being dominant contributor. Hence, the sustainable utilization of groundwater resources demands a realistic quantitative assessment based on reasonably valid scientific principles. हर साल बरसात होती है, मानसून आता है, अच्छी बरसात होने के ऊपर रिचार्ज होता है, लेकिन जितना रिचार्ज होता है उससे ज़्यादा हम उसका ड्राफ्ट कर लेते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए कंडीशंस जो हैं लगातार वर्सन होती जा रही है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि पृथ्वी के ऊपर जितना टोटल वाटर रिसोर्सेज है वो है 1.37 × 10⁸ मिलियन हेक्टर मीटर, और इसका 97.2% जो है वो साल्ट वाटर है। जैसा अभी पहले मैंने आपको बताया, केवल 2.8% जो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी 2.2 सरफेस वाटर और 0.6% ग्राउंड वाटर। 0.6% ग्राउंड वाटर में भी देखिए आप, इसमें से जो आधा है इसका 50% यानी 0.3% वो केवल एक्सप्लॉइटेबल है। बाकी का 0.3% एक्सप्लॉइटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो 800 मीटर से भी ज़्यादा नीचे की डेप्थ में मिलता है, इसलिए उसको निकालना फिजिबल नहीं है, वायबल नहीं है। तो ये आप देखिए 1.37 × 10⁸ मिलियन हेक्टर मीटर का केवल 0.6%, और उस 0.6 का भी आधा निकाल दो, उतना ही ग्राउंड वाटर हम उपयोग कर पा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर को अगर हम समझें तो ओशंस में 97%, शेष जो 3% है, जो शेष 3% है जो फ्रेश वाटर है, उसमें से 77% जो है आइस कैप्स, ग्लेशियर्स या इनलैंड सीज में पाया जाता है। बाकी जो 22% है वो ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध होता है। जो 3% बचा हुआ है फ्रेश वाटर उसका, फिर उसका जो आगे अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसमें एटमॉस्फेयर, सॉइल और मॉइस्चर में 39% चला जाता है और लेक्स में 61% है। तो ये इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ का स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश किया गया। इसमें आप अगर ये देखें कि जो टोटल पानी है 100%, उसको अगर हम 100 लीटर माने यानी 26 गैलन, अगर पानी टोटल दुनिया पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है उसको अगर हम 100 लीटर में एक बार माने कि 100 लीटर है, तो आप देखिए उसमें से फ्रेश वाटर जो है केवल 3 लीटर है, और उस 3 लीटर में से भी अवेलेबल फ्रेश वाटर जो है वो आधा लीटर है, और उस आधे लीटर में अगर हम यूजेबल फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो वो आधा टीस्पून के बराबर होगा। इतनी भयावह स्थिति है, उसके बावजूद भी हम पानी के प्रति गंभीरता नहीं रखते हैं। ये एक चिंता का विषय है। इस ग्राफ में आप देखिए, फिगर शोज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन पर कैपिटा एवरेज एनुअल फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 to 2050। आप देखिए 1950 में इसमें ये पॉपुलेशन की ग्रोथ बताई गई है। 1950 में हम यहाँ थे और 2050 में हम यहाँ आ गए, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 1 बिलियन to 6 बिलियन। और
ये जो ग्राफ है वाटर अवेलेबिलिटी को शो कर रहा है। इसमें आप देखिए वाटर अवेलेबिलिटी 1950 में यहाँ तक थी, जो गिरती गिरती 2050 में यहाँ तक आ गई। जो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी निश्चित रूप से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर या वाटर रिसोर्सेज, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा और उनकी मात्रा में कमी आएगी। और उस कारण से आप इस मैप में देख सकते हैं वाटर रिसोर्सेज पर कैपिटा बाय सब रीजन्स इन ईयर 2000। ये 2000 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैपिटा स्थिति क्या है। इसमें आप देखिए जो 4 कैटेगरी बताई गई है, लेस देन 1000, 1000 to 2000, 2000 to 4000 एंड मोर देन 4000। तो इसमें मोर देन 500 million peoples were living in 31 water-stressed countries in the year 2000. The situation is only getting worse. 2000 के बाद आज 2020 में इसमें कितनी तब्दीली आई होगी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम ग्राउंड वाटर असेसमेंट के बारे में चर्चा करें। ये कैसे होता है? ग्राउंड वाटर असेसमेंट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट्स में स्टेट वाइज ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट अलग से इफेक्टिवली काम करते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अपना अलग से एक असेसमेंट का सेटअप रखता है, और जो स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है वो भी अपने लेवल पर इस असेसमेंट का काम करते हैं। असेसमेंट को किस तरह से वर्कआउट किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट इज कैरिड आउट एट पीरियडिकल इंटरवल्स जॉइंटली बाय स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द respective state level committee on groundwater assessment at state level and under the overall supervision of the central level expert group. The assessment involve estimation of dynamic groundwater resources or annual extractable groundwater resource, total current annual groundwater extraction यानी utilization and the percentage of utilization with respect to recharge, जिसको कि हम बाद में स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। द असेसमेंट यूनिट्स जो हैं ब्लॉक वाइज होता है, या वाटर शेड मंडल्स बोलते हैं, तालुका बोलते हैं, या फिरकास बोलते हैं। हम राजस्थान में उसको ब्लॉक बोलते हैं। द असेसमेंट यूनिट्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन विच आर देन वैलिडेटेड विथ लॉन्ग टर्म वाटर लेवल ट्रेंड्स। अभी जो लास्ट में असेसमेंट हुआ था वो ईयर 2017 में हुआ। जैसे मैंने कहा पीरियडिकली होता है, तो जो लास्ट असेसमेंट हुआ वो ईयर 2017 मार्च, एज ऑन मार्च 2017। उससे पहले जो हुआ था वो 2013 में हुआ। तो 2013 तक आप देखिए जो असेसमेंट होता था वो ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी 1997 में जो मेथोडोलॉजी थी उसके आधार पर होता था। उसके बाद ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी 97 की मेथोडोलॉजी को बाद में रिवाइज करके 2015 में बदला गया। तो 2015 में जीईसी 2015 मेथोडोलॉजी इफेक्ट में आ गई। तो 2017 का जो असेसमेंट हुआ वो जीईसी 2015 की मेथोडोलॉजी के आधार पर हुआ, और 2013 और उससे पहले के जो थे वो जीईसी 97 की मेथोडोलॉजी के आधार पर असेसमेंट हुए थे। द मेन सोर्स ऑफ replenishable groundwater resources is recharge through rainfall, which contributes to nearly 67% of total annual groundwater recharge. अभी हमने आपको बताया ग्राउंड वाटर नीचे जाके बारिश होती है, इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे एक्वीफर में जाता है, एक्यूमुलेट होता है, रिजर्वायर में रूप में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये रिचार्ज होने में बहुत समय लगता है, और जो हम एक्सप्लॉइट करते हैं वो तीव्र गति से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बरसात हर साल मानसून आता है, रिचार्ज होता है एक्वीफर्स। तो ये जो रिचार्ज के कई तरीके होते हैं उसमें से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो रिचार्ज का है वो रेन वाटर का होता है, बरसात का होता है।
और ये लगभग ये देखिए टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में 67% जो कंट्रीब्यूशन है वो रेनफॉल का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा मानसून हुआ तो ग्राउंड वाटर की नीचे पोजीशन भी ठीक होगी, और अगर सूखा पड़ गया लगातार कई वर्षों तक तो हम तो हमारी गति को कम करेंगे नहीं एक्सप्लॉइट करने में, उसका एक्सट्रैक्शन में, तो वहाँ फिर वो वैल्यू जो है निरंतर घटती जाएगी। इंडिया रिसीव्स अबाउट 119 सेंटीमीटर ऑफ रेन इन ए ईयर। भारत में लगभग 119 सेंटीमीटर बरसात होती है एवरेज, बट इट हैज़ ग्रेट स्पेशियल वेरिएशंस। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर में होता है। हाउएवर मेन रेनफॉल सीजन इन तमिलनाडु इज अक्टूबर टू दिसंबर। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन ऑल फॉल सीजन्स, यानी जो 4 ही ऋतुएँ होती है उसमें इनको बरसात होती रहती है। मेजर पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया रिसीव एनुअल नॉर्मल रेनफॉल बिटवीन 75 and 150 centimeter. Highest rainfall of more than 250 centimeters are recorded in northeastern states and along west coast in Konkan regions, whereas western part of Rajasthan receives about 30 centimeter of rainfall in an year. यहाँ देखिए आप राजस्थान में केवल 30 सेंटीमीटर, और ऊपर ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ 250 सेंटीमीटर तक भी बरसात हो सकती है। तो ये इस प्रकार का वेरिएशन है। The areas of the Western Ghats and the suburban Himalayan areas in northeast and Meghalayan hills receive heavy rainfall of over 250 centimeter annually. 250 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। Whereas the areas of northern parts of Kashmir and western Rajasthan receive rainfall less than 40 centimeter. So this is the variation. The two significant features of India's rainfall are that in the North India, rainfall decreases westward, and in the peninsular India, यानी नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे, it decreases eastward, यानी नॉर्थ में तो हम जब ऊपर भारत की बात कर रहे हैं तो रेनफॉल वेस्टवर्ड जाने पर डिक्रीज होता है, और पेनिनसुलर साइड में जाएंगे तो इट डिक्रीजेज ईस्टवर्ड्स एंड देन इंक्रीजेज इन द कोस्टल रीजन्स। तो ये एक बरसात का क्या सिनेरियो है हमारे हिंदुस्तान में, उसके बारे में आपको हमने जानकारी दी। अब ये स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं हम, यानी असेसमेंट में उसकी स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज डिफाइंड बाई existing gross groundwater extraction for all uses divided by annual extractable groundwater resources multiply by 100। इसको अगर बहुत सरल सीधे शब्दों में समझना है तो हम कह सकते हैं कि ड्राफ्ट बटा रिचार्ज इंटू 100। द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड सेपरेटली फॉर कमांड एरियाज, नॉन कमांड एरियाज एंड पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी एरियाज। ये अलग अलग एरिया, जो कमांड एरिया अलग होगा, नॉन कमांड एरिया अलग होगा, पुअर ग्राउंड वाटर क्वालिटी एरियाज है, तो उनके लिए तीनों के लिए अलग अलग स्थितियों में ये स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ असेसमेंट यूनिट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। द कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर क्वांटिटी इज डिफाइंड बाई स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एज गिवन बिलो। अब ये जो ऊपर जो फार्मूला दिया मैंने आपको, ड्राफ्ट बटा रिचार्ज इंटू 100, या अगर कहें एग्जिस्टिंग ग्रॉस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर ऑल यूजेज डिवाइडेड बाई एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मल्टीप्लाई बाई 100, उसमें जो फिगर अगर 70% से लेस आती है वैल्यू उसका मान, तो उसे हम सेफ कैटेगरी में मानते हैं कि हाँ यहाँ पानी अभी भी ग्राउंड वाटर की कंडीशंस सुरक्षित अवस्था में है। लेकिन अगर ये वैल्यू 70% से अधिक और 90% से कम आती है तो उसको फिर हम उस कैटेगरी को हम सेमी क्रिटिकल बोलते हैं। और जब ये वैल्यू 90% और से अधिक और 100% से कम के बीच में आती है तो इसको हम क्रिटिकल कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर ये वैल्यू मोर देन 100% आ रही है तो फिर हम उस कैटेगरी में उस खंड को, उस ब्लॉक को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी ये 4 प्रकार के कैटेगराइजेशन हुआ। पहले जब असेसमेंट हुआ करते थे तो उसमें ये 4 कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, उसमें वाइट
ग्रे और डार्क जोन ऐसे बोला करते थे पहले, वाइट जोन में है, ग्रे जोन में है और डार्क जोन में है। उन 3 कैटेगरियों को अब बदलकर 4 कैटेगरी में बदल दिया गया और इन्हें सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इन द प्रेजेंट असेसमेंट यानी कि मार्च 2017, द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 432 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM। यानी जो मार्च 2017 में असेसमेंट हुआ उसमें टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हुआ, 432 बिलियन क्यूबिक मीटर। कीपिंग एन एलोकेशन फॉर नेचुरल डिस्चार्ज, द एनुअल एक्सट्रेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज 393 BCM। अब इसमें ये नेचुरल डिस्चार्ज कितना हो जाता है और वो सब हटू के ये एनुअल एक्सट्रेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स बताया 393 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। एंड द टोटल करंट एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि जो हमने उसका उपयोग कर लिया मार्च 2017 तक, वो था 249 BCM। यानी 249 BCM हमने यूज़ कर लिया, तो ड्राफ्ट हो गया 249, रिचार्ज हो गया 393, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू आ रही है 63%। वापस आप पीछे जाइए, लेस देन 70%, तो ये कैटेगरी सेफ। अभी ओवरऑल भारत की कैटेगरी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो सेफ मानी जा सकती है। द एवरेज स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर द कंट्री एज ए होल वर्क्स आउट टू बी अबाउट 63%। लेकिन जब हम प्रदेश स्तर पर जाएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सिचुएशन एकदम डिफरेंट ऑल टुगेदर होगी और हमको लगेगा कि ये भारत के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तब तो सेफ आ रहा है, लेकिन प्रदेश वाइज अगर जब इनकी हम बात करेंगे तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अलार्मिंग स्टेट में सिचुएशन पहुँच चुकी है। The average stage of groundwater extraction for the country as a whole works out to be about 63%. The extraction of groundwater for various uses in different parts of the country is not uniform. एक तरफा एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है। बरसात भी एक समान नहीं हो रही है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन भी एक समान नहीं हो रहा है। आउट ऑफ द टोटल 6,881 असेसमेंट यूनिट्स, जो भारत के टोटल ब्लॉक्स हैं या जो ब्लॉक्स, मंडल्स या तालुकास बोलते हैं, वो हैं 6,881। उसमें से 1,186 यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स यानी 17% हैव बीन कैटेगराइज एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, इंडिकेटिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग द एनुअली रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जो 6,881 टोटल ब्लॉक हैं उसमें से 1,186 भारत के ऐसे ब्लॉक हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में चले गए हैं, यानी कि जिनमें ये वैल्यू ओवर एक्सप्लॉइटेड है। इसका मतलब यहाँ 100% से ज़्यादा वैल्यू हो गई D/R × 100 की। तो ये 17% ऐसा ब्लॉक हो गया हिंदुस्तान के टोटल ब्लॉक्स का जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में जा चुका है। In these areas, the percentage of groundwater extraction is more than 100%. 100% से ज़्यादा हो गया, इसीलिए ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ गया। उसके अलावा 313 यूनिट यानी कि 5% ऐसे हैं जो क्रिटिकल में हैं। इन एडिशन 313 यूनिट्स दैट इज़ 5% आर क्रिटिकल वेयर द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज बिटवीन 90 to 100%। यहाँ हमने ये दिखाया आपको, तो जहाँ 90 से 100% के बीच में होगा उसको हम क्रिटिकल बोलेंगे। ऐसे ही 70 से 90 के बीच में होगा तो उसको हम सेमी क्रिटिकल बोलेंगे, और लेस देन 70 होगा तो उसको हम सेफ कैटेगरी बोलेंगे। तो 5% ऐसा है ब्लॉक्स टोटल जो क्रिटिकल कंडीशंस में आ चुका है, यानी 17% ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में और 5% क्रिटिकल में। उसके आगे देयर आर 972 सेमी क्रिटिकल यूनिट्स, यानी 14% हैं जो सेमी क्रिटिकल में आ गए हैं, जहां ग्राउंड वाटर स्टेज की डेवलपमेंट जो है 70 से 90% के बीच में है। एंड 4,310 यानी 4,310 असेसमेंट यूनिट्स यानी जो 63% है टोटल, वो सेफ कैटेगरी में है।
तो यही 63% सेफ कैटेगरी में है। और ओवरऑल हमारी जो डेवलपमेंट की स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इंडिया की है वो भी 63% है। तो ये मोटा मोटा ग्राउंड वाटर असेसमेंट का आकलन 2017 का क्या है वो हमने आपको बताया। देयर आर 100 असेसमेंट यूनिट्स, यानी जो टोटल अपने हैं उसमें से लगभग उसका 1%, विच हैव बीन कैटेगराइज एज सेलाइन एज ए मेजर पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर इन फेरेटिक एक्विफर्स इज ब्रैकिस और सेलाइन। यानी टोटल जो हमारे टोटल ब्लॉक्स हैं उसमें से 100 ऐसे असेसमेंट यूनिट हैं जो पीने योग्य नहीं हैं, उनको हम सेलाइन या ब्रैकिस कैटेगरी में डालते हैं। द ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज आर मोस्टली कंसनट्रेटेड, अभी जो हमने ओवर एक्सप्लॉइटेड की बात की इसमें आप देखिए लगभग 17%, यानी कि 1186 यूनिट जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में थे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज आर मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, where even though the replenishable resources are abundant, there have been indiscriminate withdrawals of groundwater leading to overexploitation। वहाँ खूब मात्रा में पानी को वापस रिचार्ज करने की भी अवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अंधा दोहन कर रहे हैं, तो उसके कारण ये स्थितियाँ होंगी। उसके अलावा और कौन से पार्ट हैं? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पर्टिकुलरली इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, where due to arid climate groundwater recharge itself is limited, leading to stress on the resources। अब हमारे राजस्थान में डेजर्ट है, बरसात होती है, पानी ऊपर ही सूख जाता है, मिट्टी में ऊपर नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, तो डेजर्टिक कंडीशंस होने के कारण यहाँ रिचार्ज के लिए अनुकूलताएं बहुत सीमित हैं। इसके अलावा द सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, नीचे की तरफ साउथ में जाएंगे, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, where due to inherent aquifer properties of crystalline aquifers the groundwater availability is low। अब इन नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तो वो सील्ड एरिया है, क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स पाई जाती हैं, दे आर नॉट गुड एक्विफर्स, तो वहाँ पर पानी के रिचार्ज की कंडीशंस भी कंड्यूसिव नहीं है। तो ये देखिए आप मेट्रोज़ में बेंगलोर शामिल हो गया, चेन्नई मद्रास जो शामिल हो गया, इतने बड़े मेट्रोज़ हैं, वहाँ पर पानी की क्राइसिस हो गई। क्यों? कि नीचे जो सेटअप है रिचार्ज के लिए वो कंड्यूसिव नहीं है और पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना होगा और किस प्रकार से हम इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर विचार करें, प्लान आउट करें, वो आज की एक डिमांड हो गई है। In some areas of the country, good continuous rainfall and management practices like groundwater augmentation and conservation measures through government and private initiatives have resulted in improvement in groundwater situations। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं भारत के प्रदेशों में जहां अच्छा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो रहा है और रिचार्ज के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, तो वहाँ कुछ अच्छी रिचार्ज प्रैक्टिसेस का फ़ायदा ये हुआ है उन क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत पॉजिटिवली अच्छा हुआ है। ये अब हम डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2017 एट ए ग्लांस, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसकी चर्चा करेंगे। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हुआ? 431.86 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। एनुअल एक्सट्रेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितना है? 392.70, जो बाद में निकालना था उसको माइनस वैल्यू करने के बाद 392.70 बिलियन क्यूबिक मीटर। एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी जो हमने यूज कर लिया वो है 248.69 BCM। तो ये डी हो गया ड्राफ्ट, ये आर हो गया रिचार्ज 392, डी बटा आर इंटू 100 करेंगे तो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आएगी 63.33%। यानी ओवरऑल अभी भी भारत की स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट अगर ओवरऑल ब्लॉक हिंदुस्तान को अगर हम देखेंगे तो वो 70% से कम है, यानी 63.33%, यानी सेफ अवस्था में अभी भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कहानियाँ बनती है। अभी हम राजस्थान की चर्चा करेंगे, आप देखेंगे एकदम डिफरेंट सिनेरियो होगा। ये कैटेगराइजेशन ऑफ असेसमेंट यूनिट
अभी जैसे पहले बताया मैंने, टोटल ब्लॉक 6,881, उसमें से 4,310 सेफ कैटेगरी में है 63% के आसपास, 972 सेमी क्रिटिकल में, 313 क्रिटिकल में, 1186 ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में और 100 ब्लॉक हैं जो सैलाइन कैटेगरी में डिफाइंड किए गए हैं। यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे 2004, 2009, 2011, 2013 और 2017, ये 5 जो पिछले असेसमेंट हुए हैं उनमें फिगर किस प्रकार से बदला है। यहाँ देखिए, एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज 433 था 2004 में, और ये लगभग यहाँ 431, 433, 432, 2013 में थोड़ा ये अच्छी स्थिति में था। नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये 399, 396, 398, 393 लगभग ये, लेकिन ये 2013 में 411 था। यानी 2013 में, ये मार्च 2013 का है आंकड़ा, इसका मतलब आप मान के चलिए कि 2012 में जो मानसून था वो ठीक वर्षा, इसलिए 2013 के असेसमेंट में हमने यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो अच्छी देखी। एनुअल ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट, अब यहाँ देखिए हमने 231 बिलियन क्यूबिक मीटर यूज़ किया, किस में, इरिगेशन में, डोमेस्टिक में और इंडस्ट्रियल यूज में। 2004 में हमने 231 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग में किया ड्राफ्ट, 2009 में 243 किया, 245 हमने वहाँ किया, 253 हमने 2013 में किया और 249 हमने 2017 में किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2013 में रिचार्ज भी अच्छा हुआ, लेकिन हमने उस साल उपयोग भी खूब किया, 253 का उपयोग किया। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें तो ये 58 थी 2004 में, 2009 में 61 हो गई, 2011 में 62 हो गई, 2013 में भी 62 रही और अब बढ़कर ये 63% हो गई है। आज की तारीख में ये 63% हो गई। टोटल ब्लॉक्स के बारे में चर्चा करें तो आप देखिए 2004 में टोटल असेसमेंट यूनिट उस समय हमारे पास 5,723 थी, उनका आंकड़ा बढ़ा, ब्लॉक्स का अलग अलग डिवीज़न पोटेंशियल जोन वाइज करते हैं हम, तो ये आंकड़े भी बदलते रहते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास इंडिया में टोटल 6,881 ब्लॉक हो गए। तो सेफ 4,078 थे, आज 4,310 हो गए, यानी कंडीशंस थोड़ी सी सुधरी है। सेमी क्रिटिकल 550 थे, बढ़कर आज 972 हो गए। क्रिटिकल 226 थे, अब बढ़कर 313 हो गए। 2004 में ओवर एक्सप्लॉइटेड 839 थे, जो बढ़कर 1186 हो गए। ये बड़ा चिंता का विषय है। 839 2004 में थे ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में ब्लॉक्स, वो आज बढ़कर 1186 हो गए। ये एक चिंता का विषय है। अब अगर मैंने जैसे कहा 63% इंडिया की ग्राउंड वाटर स्टेज डेवलपमेंट की आ रही है, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एकदम से सिनेरियो बदल गया है। द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर स्टेट हैव बीन असेस्ड ब्लॉक वाइज। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऑफ द स्टेट हैज बीन असेस्ड एज 13.21 बिलियन क्यूबिक मीटर and annual accessible groundwater resources as 11.99 BCM। तो ये फिगर राजस्थान के लिए 2017 के। द एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 16.77 BCM। ये ड्राफ्ट हो गया। रिचार्ज ऊपर जैसे बताया 13.21 और नेट लॉस के बाद 11.99। तो ये स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन द स्टेट इज़ 140%। इंडिया का तो 63% और राजस्थान में बढ़ के हो गया 140%। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में
मोर देन 100% होते ही आ जाता है, या मोर देन 100% के बजाय ये 140% तक पहुंच चुका है। इसलिए हम ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में हमारे राजस्थान की गिनती होती है। तो एकदम से डिफरेंट हो गया सिनेरियो। हमारे राजस्थान में टोटल 295 ब्लॉक हैं। तो आउट ऑफ 295 एसएस ब्लॉक, 185 ब्लॉक्स हैव बीन कैटेगराइज एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। यानी राजस्थान के 295 ब्लॉक में से 185 ब्लॉक ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में जा चुके हैं। 33 एज क्रिटिकल, 29 एज सेमी क्रिटिकल एंड 45 ब्लॉक एज सेफ। केवल 45 ब्लॉक ऐसे हैं जिन्हें हम सुरक्षित मान सकते हैं। बाकी क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है, जो एक बहुत चिंता का विषय है। हमारे यहाँ 295 ब्लॉक में से 3 हैं जिसको हम सेलाइन मानते हैं, जहाँ ब्रैकिस या सेलाइन वाटर होने के कारण उनको अलग कैटेगराइजेशन किया गया है। अब अगर हम 2017 के आंकड़े थे, 2013 के साथ जो पिछला असेसमेंट था उसको अगर कंपेयर करें, एज कम्पेयर टू 2013 एस्टिमेट द एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड एनुअल एक्सट्रेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 12.51 टू 13.21 BCM एंड 11.26 टू 11.99 BCM। यानी रिचार्ज में तो हम ठीक हुए हैं। 13 में 12.51 था, जो 17 में 13.21 हो गया। नेट लॉस मगर माइनस करने के बाद वो 11.26 से बढ़कर 11.99 यानी 12 के आसपास पहुंच गया। ये अच्छा संकेत है। बट ऑन अदर साइड, एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हैज़ इंक्रीज मार्जिनली फ्रॉम 15.71 टू 16.77 BCM। यानी जो ड्राफ्ट 2013 में राजस्थान का लगभग 15.71 बिलियन क्यूबिक मीटर था, वो बढ़कर 16.77 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया। इसलिए जो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 2013 में 139.52% थी, जो अब बढ़कर मार्जिनली 139.88% हो गई। ज़्यादा फर्क नहीं आया। और ये मार्जिनल चेंज भी जो है वो इसलिए आया, इस बार जो असेसमेंट हुआ वो GEC 2015 की मेथोडोलॉजी के कारण हुआ। द मार्जिनल चेंज इन रिचार्ज इज ड्यू टू चेंज इन नॉर्म्स ऑफ GEC 2015 मेथोडोलॉजी एंड इंक्रीज ड्राफ्ट इज ड्यू टू द रिवीजन ऑफ वेल सेंसस डाटा। ड्राफ्ट में इंक्रीज क्यों आया कि जो कुओं का आकलन किया गया, उनकी गणना की गई, उसका रिवीजन हुआ, तो वो अपडेट होने के कारण उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन राजस्थान की बहुत चिंता का विषय है। बहुत इमरजेंसी लेवल पे ऑलरेडी हम जा चुके हैं। और ये आज की बात नहीं, ये ईयर 2000 यानी पिछले 20 साल, 2 दशक से ये स्थिति चल रही है। आगे एक टेबल में अभी हमने 2013 और 17 की बात की, उससे पहले 2008 तक के असेसमेंट का हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट आगे आपको इस स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश कराऊंगा मैं। यहाँ देखिए 1984 में पहला असेसमेंट जो पूरे प्रदेश का हुआ, उससे लेके 1984, 1988, 1990, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008 और उसके बाद एक असेसमेंट हुआ और फिर 13 और 17। 84 से 2008 तक की जो सिचुएशन है वो आप इसमें टेबल में देख सकते हैं। इसमें अगर अपन देखें तो आप देखिए टेबल में मोटा जो अपना स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की बात है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो 1984 में हमारी स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की केवल लगभग 36% थी। यानी उस समय बहुत बढ़िया स्थिति में थे हम। और जो हम आज की भारत की जो हम 63% की बात करते हैं, तो वो 63% के आसपास तो हम 1998 तक तो थे। यहाँ देखिए आप, ये पूरा टाइम जो है 1988 में हम लगभग 50% थे, 1990 में लगभग हम 54 के आसपास थे, 92 में फिर स्थितियाँ ठीक हुई, हम लगभग 48% पे थे, 1995 में फिर हम 59% के आसपास पहुंच गए और 1998 तक हमारी ग्राउंड वाटर स्टेज डेवलपमेंट की लगभग 69% थी। तो ये 1984 से लेकर 1998 तक का मामला तो ठीक था, एक रेगुलर घटत बढ़त चलती थी और ओवरऑल जो अभी आज की भारत की सिनेरियो है उसके आसपास हम उससे बढ़िया कंडीशंस में भी रहे थे। लेकिन
1998 के बाद 2001 से देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज। आप देखिए 1998 में स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट लगभग 69 के आसपास थी और 2001 में सीधी बढ़कर 104.26% हो गई। तो यहाँ पर ये एकदम से इतना परिवर्तन हुआ, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका सीधा सीधा कारण ये हो सकता है कि इन सालों में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट खूब हुआ, गांवों में बिजली भी खूब ज़्यादा पहुंचने लग गई, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पहुंचने लग गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, बोर होल ज़्यादा गहरे होने लगे, बड़े बड़े अच्छे टाइप के सबमर्सिबल पंप आने लगे, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई, बोरिंग से ज़्यादा डीप हमने बोरिंग करने लग गए। तो हमने हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट और सुविधाओं की उपलब्धता के बाद इन रिसोर्सेज के ऊपर रहम करना छोड़ दिया। ये दुर्भाग्य का विषय है। हमने बहुत अंधाधुंध तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन किया। तो 98 के बाद जब 2001 का असेसमेंट हुआ, आप देखिए ग्राउंड वाटर बैलेंस के बारे में हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये ग्राउंड वाटर बैलेंस जो था ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रहा। 1984 में देखिए ग्राउंड वाटर बैलेंस था 8,863 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो 5,000, फिर 4,980, फिर वापस 5,135, फिर वापस 4,534, फिर 3,893, यानी ये यहाँ तक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में और खूब पर्याप्त मात्रा में बैलेंस में रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा 2001 में आते ही एक तरफ से एकदम जहाँ स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो है 69 से सीधी 104 चली गई, तो ये जो ग्राउंड वाटर बैलेंस है वो भी नेगेटिव वैल्यू में चला गया। इट वाज इन ईयर 2001 when we reported that groundwater balance in the state is in the negative value, और तब से लेकर 2001 से आज 2020 हो गए, लगातार ये नेगेटिव वैल्यू में जा रही है। इसका मतलब जितना था उससे ज़्यादा हमने यूज़ में कर लिया। तो ये ग्राउंड वाटर बैलेंस ज़ीरो में जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और जितना रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए नीचे जो भूमिगत जल का खजाना है वो धीरे 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 खाली होते होते पूरा रीत गया है। पृथ्वी की कोख में राजस्थान में जितना भूजल था उसका हमने इतना दोहन कर लिया है कि आज इमरजेंसी लेवल से भी ज़्यादा खतरनाक स्थितियाँ हो चुकी है। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, और कोई ऐसा एक एमिकेबल सभी लोग इकट्ठा हो, एकेडमिशियंस, एग्रीकल्चर करने वाले प्रभावित लोग, NGOs, गवर्नमेंट बॉडी के लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग, सब बैठकर एक इस प्रकार का एक निर्णय लें कि ये हमारा खुद का ही एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम इसका उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ छोड़ के जा सकें। ये एक आज का बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी लोग एक साथ बैठकर इस पर मंथन करें और कोई एक ऐसा फार्मूला निकालें कि आने वाली पीढ़ियाँ हमको इसलिए याद नहीं करें कि हमने उनके लिए भूमिगत जल छोड़ा ही नहीं। तो ये मोटा मोटा इस टेबल के माध्यम से, आंकड़े के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि राजस्थान में भूमिगत जल की क्या स्थिति है। इस नक्शे में 2017 में जो भारत के कैटेगराइजेशन है उसको समझाने की कोशिश की गई है। इसमें नक्शे में अलग अलग कलर नोटेशन के द्वारा आप देख सकते हैं। इसमें ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी को भी दिखाया गया है। जो चॉकलेटी ब्राउन कलर है उसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इस क्षेत्र में ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी है, या फिर ये इस क्षेत्र में है। उसके बाद क्रिटिकल जो हैं वो येलो कलर में दिखाए गए हैं। सेमी क्रिटिकल और सेफ़ जो है लाइट ग्रे कलर में, वो इनका आप अलग अलग इसमें भारत में देख सकते हैं कि ये वाइड स्प्रेड ज़रूर है, ऐसे वाइड स्प्रेड है जो सेफ कैटेगरी में है। लेकिन ये जो दो पार्ट हैं, ये यहाँ आप पेनिनसुला रीजन में देख लीजिए,
या फिर ये इधर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देख लीजिए, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के ब्लॉक्स ज़्यादा हैं। ये बहुत समझने की बात है कि अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाले समय में बिफोर इट ड्राई लेट अस अवेक एंड अवेयर फॉर वाटर, नहीं तो पृथ्वी की गोख में जो भूमिगत जल है उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। सेव वाटर एंड सेव अर्थ, ये इस चैप्टर, इस व्याख्यान का अंतिम कोट। अगर हमने जल को बचाया तो पृथ्वी को बचाएंगे, और पृथ्वी बचेगी तभी हम बच पाएंगे। इसलिए भूमिगत जल के बारे में और जल के बारे में हम सावचेत रहें और इसके अत्यधिक विदोहन के ऊपर हम रोक लगाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करें। ये ग्राउंड वाटर असेसमेंट से संबंधित पूरा व्याख्यान मैंने आपके साथ शेयर किया। इसकी PDF फाइल कन्वर्ट करके आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी और इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, पढ़ें। जो PDF कन्वर्ट करके आपके साथ साझा की जा रही है व्हाट्सएप क्लास वाइज ग्रुप में, उसको पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। और पैंडेमिक के इस दौर में आप अपने घर बैठे पढ़ाई को जारी रखें और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए इस वीडियो को देखें, सुने और असेसमेंट के बारे में अपनी जानकारी अपडेट